एवरीवन, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 8 करेंगे जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, तो आपको पता है हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट तरीके के मूवमेंट्स कर सकती है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम है ना अपनी बॉडी को है ना डिफरेंट पार्ट्स को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, जो है ना एक साथ जुड़े हुए नजर आते हैं लेकिन फिर भी हम उन्हें रोटेट कर पाते हैं। जैसे कि आपके हाथ की कोहनी जिसको हम इंग्लिश में एल्बो बुलाते हैं, आपका कंधा जिसको हम शोल्डर बुलाते हैं, और आपकी नेक, आप इन सबको मूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे प्लेसेस क्या कहलाते हैं? जॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, जॉइंट्स की मदद से हम इनको मूव कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप है ना अपनी नोज को प्रेस करने की कोशिश करोगे, अपनी फिंगर्स पे जो आपकी हार्डनेस है उसको प्रेस करने की कोशिश करोगे, तो आपको है ना एक हार्ड स्ट्रक्चर फील होगा। जब भी आप अपने नोज को अंदर प्रेस करने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा यहाँ पे ना कोई हार्ड सा स्ट्रक्चर है। तो वो हार्ड स्ट्रक्चर क्या है? वो है ना हड्डी है, आपकी बोन्स है। और जो बोन्स होती है ना वो बेंट नहीं होती है। ठीक है, वो मुड़ती नहीं है, लेकिन हम है ना जॉइंट्स की मदद से उन्हें बेंट कर पाते हैं। ठीक है, आपके हाथों में भी तो हड्डी है, लेकिन फिर भी जो हमारा कोहनी पे जो जॉइंट है वो हमारी मदद करता है बेंड करने में। ठीक है, तो कितने टाइप जॉइंट्स होते हैं? ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में जो जॉइंट्स हमें बता रखे हैं वो 4 टाइप्स के हैं: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पाइवोटल जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड फिक्स्ड जॉइंट। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ देखने को मिलता है? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ना एक ऐसा जॉइंट होता है जिसमें आपको एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। जैसे आपका शोल्डर है, ठीक है, वहाँ पे एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर है और वहाँ से ना आपकी आर्म जॉइंट है। ठीक है, और एक एंड जो है आपकी बोन का वो राउंडेड है और वो फिट होता है उस होलो कैविटी में। ठीक है, दूसरे हड्डी में, इसलिए सारे के सारे डायरेक्शन में आपका हाथ मूव कर सकता है। आप है ना अपने हाथ को आगे ले जा सकते हो, पीछे ले जा सकते हो, ऊपर ले जा सकते हो, नीचे ले जा सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे जो मूवमेंट हो पाते हैं ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से होता है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है आपको इनकी लोकेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है हमारी बॉडी में? हमारा जो कंधे का जॉइंट है यानी कि शोल्डर जॉइंट जिसको कहते हैं, और हमारा हिप जॉइंट जो है, ये दोनों के दोनों किसके एग्जांपल है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के। तो ये देखिए हिप का एग्जांपल है। इसमें क्या हो रहा है, आपकी जो हिप बोन है उसके अंदर वो बॉल जो है वो फिट है। ठीक है, आपकी थाई बोन की जो बॉल है वो किस में फिट है? हमारे हिप बोन में फिट है। ठीक है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है। उसके बाद आता है पाइवोटल जॉइंट। ठीक है, तो पाइवोटल जॉइंट हमारी जो नेक है, ठीक है, वो हमारे हेड से कौन से जॉइंट से जुड़ी हुई है? इसको हम बोलते हैं पाइवोटल जॉइंट। ठीक, हेड को है ना आगे हम मूव कर सकते हैं, पीछे मूव कर सकते हैं, राइट ले जा सकते हैं, लेफ्ट ले जा सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल 360 डिग्री पीछे नहीं जा सकते। ठीक है, आप देखते हो आप अपने हेड को है ना साइड में रोटेट कर सकते हो, यानी कि राइट में रोटेट कर सकते हो, लेफ्ट में रोटेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये सोचो कि 360 डिग्री आप अपनी गर्दन पीछे घुमा लो तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पाइवोटल जॉइंट का एग्जाम्पल कौन है? हमारा जो नेक और हेड जो जुड़े हुए हैं वो कौन से जॉइंट से जुड़े हुए हैं? पाइवोटल जॉइंट से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आता है हिंज जॉइंट्स। ठीक है, तो जब है ना आप अपने घर के दरवाजों को खोलते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है ना कि वो जो दरवाजा है वो कुछ जॉइंट्स के थ्रू जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो जॉइंट जो है ना बैक एंड फोर्थ मूवमेंट आपको करना अलाउ करते हैं। ऐसे जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एल्बो है, हमारी जो कोहनी है, उसमें कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट है, जो है ना हमें सिर्फ उसे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट अलाउड है। ठीक है, हमारा जो नी है वो सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करती है, और ये किसका एग्जांपल है? हिंज जॉइंट का एग्जांपल है। ठीक है, नी है, हमारी जो आर्म है, उन दोनों में कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट है। ठीक है, पाइवोटल जॉइंट कहाँ पे होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमारी जो नेक जुड़ी हुई है हमारे हेड से, वो कौन से जॉइंट से जुड़ी हुई है? पाइवोटल जॉइंट से जुड़ी हुई है। हमारे जो आर्म्स एंड शोल्डर है, आर्म और नी है, वहां पर हमारा हिंज जॉइंट है, और जो हमारे शोल्डर एंड हिप है वहां पर कौन सा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट। उसके बाद आता है फिक्स्ड जॉइंट। ठीक है, तो कुछ है ना ऐसे जॉइंट होते हैं जिनको है ना मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो हमारा अपर जो है वो हमारे हेड से जुड़ा हुआ है, किससे? फिक्स जॉइंट से। यहाँ पे है ना कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते, इसलिए ये जॉइंट कैसा कहलाता है? फिक्स्ड जॉइंट कहलाता है। ठीक है, आप देखोगे ना आप अपने जबड़े को अलग नहीं कर सकते हैं, इसकी मूवमेंट नहीं करा सकते आप, क्यों? क्योंकि ये फिक्स जॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है, यहाँ से ना आपका क्वेश्चन बनता है। तो ह्यूमन स्केलेटल जो है, यानी कि मानव का जो ढांचा है, हड्डियों का जो ढांचा है, उसमें ना जब आप पैदा होते हैं तो आपके पास है ना 305 हड्डियां होती हैं। ठीक है, जो बच्चा होता है, जो पैदा होता है, उसके पास 305 हड्डियां होती है, और धीरे धीरे है ना हमारी कुछ बोन जो होती है वो आपस में फ्यूज कर जाती है, इसलिए कुछ एज के बाद है ना हमारे पास कितने हड्डियां बच जाती है? सिर्फ 206 हड्डियां बच जाती हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बर्थ के टाइम पे आपके पास 305 हड्डियां होती है, और जैसे जैसे आप बड़े हो रहे होते हैं तो आपके पास सिर्फ 206 हड्डियां बच जाती है अडल्टहुड तक। क्यों? क्योंकि आपकी बहुत सारी जो बोन्स है वो आपस में फ्यूज कर गई हैं। ये देखिए, ये है हमारा ह्यूमन स्केलेटल। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा हड्डियों का ढांचा जो हमारी बॉडी को है ना एक शेप देते हैं।
अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपकी बॉडी में से सारी की सारी हड्डियों को निकाल दूं तो आपकी शेप कैसे होगी? आप खड़े हो पाओगे? आप बैठ पाओगे? आप ऐसे लगे रहोगे ना जैसे जमीन पे एक बैलून गिरा रहता है, ठीक है, आपकी बॉडी ऐसी होगी। तो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देना, शेप देना, ये काम कौन करता है? स्केलेटल करता है, ठीक है। तो इस फ्रेमवर्क को हम क्या बुलाते हैं? बोन्स के इस फ्रेमवर्क को हम क्या बुलाते हैं? स्केलेटन बुलाते हैं। उसके बाद है ना आपका जो हाथ है, ठीक है, उसमें है ना बहुत सारी स्मॉल स्मॉल बोन्स होती है जिनको हम क्या बुलाते हैं? कार्पल्स बुलाते हैं। तो अगर आप इसको देख रहे हो, आपकी फिंगर से पीछे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे ना बहुत सारी छोटी 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 बोन्स है जिनको हम क्या बुलाते हैं? कार्पल बोन बुलाते हैं। उसके बाद है ना, अगर आप कभी अपने चेस्ट एरिया को नोटिस करोगे तो आपको पता है हमारे लंग्स यहाँ पर लोकेटेड है, जो है ना बैलून लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं। लेकिन उससे पहले ना हमें बाहर बहुत सारी हड्डियां फील हो रही होती है। तो ये हड्डियां क्यों है यहाँ पे? हमारे जो मेरे लंग्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसको हम क्या बुलाते हैं? रिब केज बुलाते हैं, ठीक है। हमारे पास है ना एक साइड पे 12 रिब्स होती है, टोटल हमारे पास 24 रिब केज है, मतलब 24 रिब्स है मेरे पास, एक साइड पे 12, यानी कि 12 पेयर्स होते हैं हमारे पास। और अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ रिब्स पूछ ली जाए तो 24 होती हैं। और कितने पेयर्स होते हैं? 12 होते हैं। एक साइड पे 12 होती है, दूसरे साइड पे भी 12 होती है, ठीक है। और ये हमें क्यों दिया गया है? सोचिए कभी कभी है ना आप जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया, अचानक से आपके चेस्ट एरिया पे चोट लगी, तो क्या होगा ना, आपके लंग्स एकदम से कोलैप्स कर जाते हैं क्योंकि वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन उनको प्रोटेक्शन देने के लिए पहले ना आपकी रिब्स की हड्डियां टूटेंगी, इसलिए वो प्रोटेक्ट कर पाती है। मोस्टली वो ट्राई करती हैं कि वो प्रोटेक्ट करें, वो खुद को इंजर करा लेती है, लेकिन हमारे लंग्स को प्रोटेक्टेड रखती है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्टेड रखते हैं, ठीक है। हमारे रिब केज में हमारे लंग्स और हार्ट है ना। उसके बाद आता है बैकबोन। तो अगर आप है ना बैठे हुए स्ट्रेट बैठे होते हैं तो आपको जो अपनी पीठ पर जो फील हो रही होती है, एक हड्डी आपको जो अपनी पीठ पर फील हो रही होती है, वो क्या होती है? हमारी बैकबोन होती है, ठीक है। उसमें ना बहुत सारी स्मॉल बोन्स होती है जिनको हम क्या बुलाते हैं? वर्टिब्रे बुलाते हैं, ठीक है। और जो हमारी बैकबोन है उसमें कितनी वर्टिब्रे है? ऐसी छोटी छोटी कितनी हड्डियां है? 33 वर्टिब्रे है। तो आपको ना ये बात याद रखनी चाहिए कि आपकी बैकबोन में कितनी हड्डियां? टोटल 33 है। आपकी जो रिब केज में कितनी बोन्स होती है? वहां पे आपकी 24 रिब्स है टोटल, और 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद है ना, अगर आप अपनी बैक को देखोगे तो आपको ना दो बोन फील होती है। वो कौन सी बोन है? हमारी शोल्डर बोन है, ठीक है। और अगर आप स्टमक एरिया के नीचे देखोगे तो आपको एक बहुत हार्ड सी बोन फील हो रही होती है, दो हार्ड सी बोन फील हो रही होती है दोनों साइड पे, जहाँ पे हमारी किडनी सिचुएटेड है, उसको हम क्या बुलाते हैं? पेल्विक बोन्स बुलाते हैं, ठीक है। और हमारे स्टमक के नीचे वाला जो एरिया होता है उसको हम पेल्विक रीजन भी बुलाते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पर पेल्विक बोन्स प्रेजेंट है, हमारा पेल्विस प्रेजेंट है। उसके बाद जो हमारा खोपड़ी होता है, हमारे सर के ऊपर जो खोपड़ी है, ठीक है, वो है ना बहुत सारी बोन से मिलके बना होता है। और इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना। आपको पता है हमारे सर के बाहर भी बहुत सारी बोन्स का एक कवरिंग है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो भी एक बहुत ही सॉफ्ट और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर आपके ब्रेन में कोई भी इंजरी हो जाती है तो आपको प्रोटेक्ट करना है ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, आपकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ब्रेन की सर्जरी करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। हार्ट की सर्जरी हम कर लेते हैं, लंग्स की सर्जरी हम कर लेते हैं, लेकिन ब्रेन की सर्जरी के सक्सेसफुल होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। इसलिए जो हमारा स्कल है वो क्या करता है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अगर कोई भी आपके सर पे चोट लगती है, पहले मोस्टली आपका जो स्कल है वो आपको बचा लेता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी है तो वो आपके ब्रेन तक पहुंच जाएगी और आपके लिए बहुत डिफिकल्टी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है ना हमारी बॉडी में है ना स्केलेटल में तो जो ये बहुत ही हार्ड बोन्स हमने पढ़ी, उसके अलावा ना हमारी कुछ ऐसी बोन्स भी है जो है ना बेंट हो जाती है, वो इतनी हार्ड नहीं है, वो बेंट हो जाती है। उन बोन्स को हम क्या बुलाते हैं? कार्टिलेज बुलाते हैं, ठीक है। जैसे आपका कान जो है ना, अगर आप अपने ईयर लोब को टच करोगे ना तो आपको पता है ना आपका कान आप थोड़ा सा चाहो तो मोड़ सकते हो, है ना, उसको आप रोटेट कर पाते हो, बेंड कर पाते हो इजीली। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो बोन्स है वो कौन सी बोन है? कार्टिलेज बोन है, ठीक है, जिनको बेंड करना बहुत आसान है, ठीक है। उसके अलावा है ना बोन्स के पास है ना एक सॉफ्ट पोर्शन भी होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं? मसल्स बुलाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना आपके हाथ पे है ना सिर्फ हड्डियां ही तो फील नहीं होती ना, आपको एक सॉफ्ट सॉफ्ट पोर्शन भी फील हो रहा होता है, आपकी पूरी बॉडी पे आपको एक सॉफ्ट पोर्शन भी फील हो रहा होता है। वो क्या होती है? हमारी मसल्स होती है, ठीक है। जो अब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो स्मॉलर बन जाती है लेंथ में, और रिलैक्स करती है तो बड़ी बन जाती है। और इससे क्या होता है? हमारी जो मूवमेंट होती है, ठीक है, बोन्स को उठाने का जो काम करती है वो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन हमारी हेल्प करती है उसमें। आप अपनी हड्डियों को सिर्फ ऐसे नहीं हटा सकते अगर आपकी बोन्स आपकी मदद, मतलब आपकी जो मसल्स है वो आपकी हेल्प ना कर रही हो, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस आपकी मदद करता है किसमें? आपकी बॉडी की मूवमेंट में, आपके बोन्स के मूवमेंट में। उसके बाद है ना मसल्स काम कैसे करती है, ठीक है। तो मसल्स है ना हमेशा पेयर में काम करती है, ठीक है, यानी कि एक मसल आपकी होगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, और जो दूसरी मसल होगी वो रिलैक्स करेगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जब ये डिफरेंट साइकिल चलती रहती है तो क्या होता है? हमारी मसल मूव करती रहती है, ठीक है। अगर मुझे अपनी हड्डी को ना एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना है, ठीक है, तो जो मेरी रिलैक्स मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी,
ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ, और फिर पहले वाली जो मसल थी वो क्या कर जाएगी, रिलैक्स कर जाएगी। हमारी जो मसल है वो है ना हमारे बॉडी को पुल कर सकती है, पुश नहीं कर सकती, ठीक है। और दोनों मसल्स का साथ में काम करना बहुत जरूरी है, यानी कि एक को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक को रिलैक्स करना पड़ेगा, तभी हम अपनी हड्डी को मूव करा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। आपका हैंड आप एयर में लेके जा रहे हो, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है, मसल्स की वजह से। उसके बाद है ना, अगर आपने अर्थवॉर्म को देखा है, ठीक है, तो अर्थवॉर्म जो होता है उसके अंदर है ना बहुत सारी रिंग्स 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 जैसे पोर्शन आपको दिख रहे होते हैं ना, जिनको हम क्या बुलाते हैं, मेटामर्स बुलाते हैं, ठीक है। तो वो जो छोटे 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 सेगमेंट्स हमें उसकी बॉडी पे दिख रहे होते हैं, उसकी एक सेगमेंटेड बॉडी होती है, जिनको हम क्या बुलाते हैं, मेटामर्स बुलाते हैं, ठीक है। और अर्थवॉर्म के पास है ना कोई भी हड्डी नहीं होती है, ठीक है। इसकी जो मसल्स होती है वो इसकी मदद करती है, किस चीज में, ये अपनी बॉडी को आगे मूव कर पाता है, पीछे मूव कर पाता है, किसकी मदद से, अपने मसल्स की वजह से, ठीक है। तो अर्थवॉर्म क्या करता है, पहले अपनी बॉडी के फ्रंट पार्ट को आगे लेके जाता है, ठीक है, बाकी का पोर्शन, पीछे वाला पोर्शन उसका ग्राउंड पे फिक्स रहता है, ठीक है। उसके बाद है ना, अब वो पीछे वाले पोर्शन को रिलीज करता है, और अब है ना अपनी पीछे वाले पोर्शन को अब आके लेके जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो मूव करता है, ठीक है। तो अर्थवॉर्म को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, आपको है ना उसमें से है ना बहुत छोटे 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 बाल नजर आएंगे, जिनको हम क्या बुलाते हैं, टाइनी ब्रिसल्स बुलाते हैं, जो उसको है ना ग्राउंड पे चलने में बहुत मदद करते हैं। देखो, आपके जो पैर होते हैं, ठीक है, आप जमीन पे है ना चल पाते हो, ठीक है, बैलेंस कर पाते हो, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो वैसे ही है ना अर्थवॉर्म की बॉडी के पास है ना टाइनी ब्रिसल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो उसकी मदद करते हैं किसमें, ग्राउंड पे वो एक अच्छी ग्रिप बना पाए, ठीक है। अर्थवॉर्म जो है आपको पता है ना, उसे फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो है ना मिट्टी को खाता है और उसे अपनी बॉडी से बाहर निकालता रहता है, और ऐसे करके वो क्या करता है, पूरी की पूरी मिट्टी को है ना बहुत ही पोरस बना देता है, ठीक है, और वो बहुत हेल्प करती है। तो आप देख रहे हो ये एक अर्थवॉर्म है, आपको इसकी बॉडी में इतने सारे ये गोल 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 रिंग्स 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 दिख रहे हैं, जिनको हम क्या बुलाते हैं, मेटामर्स बुलाते हैं, ठीक है। और ये फार्मर्स फ्रेंड कहलाता है, ठीक है। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है एक नंबर में कि फार्मर्स फ्रेंड कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थवॉर्म। उसके बाद अगर आपने कभी स्नेल को देखा है, तो स्नेल ना ऐसी दिखती है, जैसे मैंने पिक्चर लगाया ना, तो क्या होता है, इसकी बैक के ऊपर है ना एक बहुत हैवी सा शेल होता है, जिसको है ना ये अपनी बॉडी के साथ ड्रैग करती है, जो इसका आउटर स्केलेटन है इसको ये अपनी बॉडी के साथ ड्रैग करती रहती है। तो जो इसका थिक स्ट्रक्चर है ये इसके पैरों का काम करता है, और ये ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल से बना होता है। उसके बाद है ना कॉकरोच, ठीक है। तो आपको पता है कॉकरोच है ना आर्थ्रोपोडा क्लास से बिलोंग करता है, ये चल भी सकता है, ठीक है, और ये उड़ भी सकता है। इसके पास है ना 3 पेयर्स ऑफ लेग है, ठीक है, इसके पास है ना जॉइंटेड लेग्स होती हैं, और ये इसकी चलने में भी मदद करती है। और इसकी बॉडी के ऊपर है ना एक बहुत ही हार्ड कवर होता है, स्केलेटन होता है, जो जॉइंटेड प्लेट से मिलकर बना हुआ है, जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। और आपको पता है, मैं यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ कि जो इसका आउटर स्ट्रक्चर होता है, एंडोस्केलेटन होता है, वो किससे मिलकर बना होता है, काइटिन से मिलके बना होता है, ठीक है। काइटिन एक प्रोटीन का नाम होता है, और इसके पास है ना 2 विंग्स भी होते हैं, जो इसकी उड़ने में मदद करते हैं। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स है इसके पास, ठीक है, 2 विंग्स है जो इसकी चलने में मदद करते हैं, और इसके पास है ना 2 एंटीना भी होते हैं, देखा ना आपने। उसके बाद बर्ड्स, ठीक है, तो आपको पता है पक्षी भी है ना उड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी है ना बहुत ही अच्छी है, ऐसी है कि वो उड़ने में उनकी मदद करती है। तो आपको पता है जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो बोन्स होती है वो होलो होती है, यानी कि खाली होती है, तो इसकी वजह से उनमें है ना वजन नहीं होता, ज्यादा वजन नहीं होगा, तो वो आराम से उड़ पाते हैं, ठीक है। तो जो हिंड लिम्स है उनके, वो चलने में मदद करते हैं उनकी, लेकिन जो उनके 4 लिम्स है वो मॉडिफाइड हो रखे हैं विंग्स में, और वो उनकी फ्लाई करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो उनके जो बोनी पार्ट्स है फोर लिम्स के, वो मॉडिफाइड हो रखे हैं किसमें, विंग्स में। और उनकी जो शोल्डर बोन्स होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो अपनी शोल्डर बोन्स को यूज करके ही अपने पंख को मूव कराते हैं ना। तो अगर वो स्ट्रांग नहीं होंगी तो वो कैसे उड़ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो उनकी ब्रेस्ट बोन होती है, वो अपनी मसल्स को है ना, मतलब उनकी ब्रेस्ट बोन मॉडिफाइड होती है ताकि वो है ना बहुत ही स्ट्रांग मसल्स होती है, ताकि वो उड़ने में उनकी मदद कर पाए, ठीक है, अपने विंग्स को अप एंड डाउन कर पाए, है ना फिश, ठीक है। तो हेड और टेल वाला जो पोर्शन होता है फिश का, अगर आपने कभी देखा तो फिश की बॉडी को ना हम स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं, क्यों, क्योंकि जो उसका फ्रंट पोर्शन होता है, यानी कि उसका मुंह होता है, ठीक है, और जो उसका टेल पोर्शन होता है, वो दोनों के दोनों बहुत ही नैरो होते हैं, लेकिन बीच में से जो उसकी बॉडी होती है वो क्या होती है, बहुत ही वाइड होती है, ठीक है। ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर को जहाँ पे है ना बोथ एंड्स पे बॉडी जो होती है वो नैरो होती है, ठीक है, यानी कि हेड पे और टेल पे उनकी बॉडी जो है बहुत ही नैरो है, और बीच का पोर्शन अगर बहुत ही उनसे वाइडर है, तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहलाते हैं, स्ट्रीमलाइन कहलाते हैं। ये स्ट्रक्चर उनकी मदद क्यों करता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी क्यों उनको दी गई है, तो ये जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ना, ये उनकी तैरने में बहुत मदद करती है, ठीक है। और जो फिश का स्केलेटन होता है वो उसमें भी स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड रहता है, ठीक है। स्विमिंग में है ना ये मसल्स जो होती है ये उनकी बॉडी को है ना मूव करने में उनकी मदद करती है,
ठीक है। फिश है ना कर्व्स फॉर्म करती है, इसलिए ना अपनी बॉडी को है ना एक साइड पे कर्व करके ले जाती है, फिर दूसरी साइड से जर्क देती है और ऐसे ऐसे करके वो आगे मूव करती है, ठीक है। और जो फिन्स होते हैं उनके साइड में आपने देखा ना एक फिन जैसा स्ट्रक्चर, यानी कि आपको ऐसा लगेगा विंग्स है फिश के, ठीक है, उसको हम फिन्स बुलाते हैं, वो उनकी मदद करते हैं, ठीक है। टेल में भी उनके फिन्स होते हैं ना। उसके बाद आता है स्नेक्स। तो आपने देखा है स्नेक जो होता है वो स्लिदर करता है, यानी कि है ना जब वो जमीन पे चल रहा होता है तो आपको ऐसा लगेगा ऑसिलेशन जैसी मूवमेंट वो करता है, ठीक है। बहुत ही लॉन्ग बैकबोन होती है स्नेक की, ठीक है। बहुत सारे थिन मसल्स उसके पास होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, एक दूसरे से दूर होते हुए भी वो कनेक्टेड होती है, और उनकी जो सारी की सारी मसल्स है वो इंटरकनेक्टेड है बैकबोन से, रिब से और स्किन से, ठीक है। और जो स्नेक की बॉडी है ना वो कर्व्स बना बना के चलती है। आपने देखा ना स्नेक कैसे कैसे मूव करता है, जैसे एक नदी बहुत सारे मूवमेंट्स कर रही होती है, कर्व्स बना रही होती है, ऐसे ही स्नेक की बॉडी जो होती है कर्व्स बना रही होती है, ठीक है। और बहुत सारे लंबे लंबे लूप्स वो बनाते हैं और ईच लूप उसकी मदद करता है आगे पुश करने में, ठीक है। इसलिए ना एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा करके चल रहा होता है इस स्नेक, ठीक है, जिगजैग चल रहा होता है मोस्टली। अब हमें क्विक फैक्ट्स जो इस चैप्टर से याद रखने हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब होता है? तो आपको पता है 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। और हम जब पैदा होते हैं तो हमारी बोन्स 305 होती है, जब हम बड़े हो जाते हैं हमारी बोन्स जो होती है वो फ्यूज होकर 206 रह जाती है। हमारी जो नंबर ऑफ रिप केजेस है वो 24 है और हमारे पास 12 पेयर्स प्रेजेंट है, एक साइड पे 12 है, दूसरी साइड पे 12 है। और वर्टिब्रे कॉलम कितने हैं हमारी बॉडी में? 33 है। थैंक यू। आई होप आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इसके साथ ही हमारे 6th क्लास के 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है।